हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका सिंह एंड यू आर वाचिंग संविधानम ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस के बारे में। जो ये एक्सेप्टेंस है ये है क्या और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एसेंशियल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस नहीं होता तो क्या ये वैलिड है या नहीं, इसका आंसर जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बात करता है एक्सेप्टेंस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम के चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन 2B में ऐसा क्या लिखा है। ठीक है, व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. ये सिंपल ये कहता है जब कोई पर्सन जिस व्यक्ति को भी प्रपोजल देता है वो व्यक्ति उस प्रपोजल को सिग्निफाई करता है और अपनी एसेंट देता है और उसे व्यक्त करता है तो वो कहलाएगा एक्सेप्टेंस की अब ये जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। एंड जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा प्रॉमिस और जब प्रॉमिस बन जाएगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताने वाली हूँ सर विलियम एंसन का, जिन्होंने रिमार्क किया था एक्सेप्टेंस इज़ टू ऑफर व्हाट इज़ लाइटेड, मैच इज़ टू ट्रेन ऑफर गन पाउडर। ओके, अब हम चलते हैं एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस की तरफ। एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? एसेंशियल्स में पहला पॉइंट है कम्युनिकेटेड। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेटेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, पहला। सेकंड है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तीसरा है करस्पॉन्ड विद द टर्म्स और कंडीशन ऑफ द प्रपोजल। जो प्रपोजल बनता है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के करस्पॉन्ड होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं पहले एसेंशियल की तरफ। जो पहला एसेंशियल है वो कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो एक्सेप्टेंस जो होता है मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 में ऐसा बताया गया है। जो एक्सेप्टेंस है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और विद रिटन वर्ड्स भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। ओके, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड में हम बात करेंगे जो कम्युनिकेशन है टू बी मेड टू ऑफरर हिमसेल्फ। ये जो कम्युनिकेशन हो तो ऑफरर को खुद से हो, मतलब कि ऑफरर को ही होना चाहिए या फिर उसके एक एजेंट को होना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को ये कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ये कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर ओनली, कम्युनिकेशन टू एनी अदर पर्सन इज नो कम्युनिकेशन इन द आइज ऑफ लॉ इन द केस ऑफ फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले। फेल्ट हाउस बिनले का केस आया था जिसमें ये पॉइंट रखा गया कि जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ऑफरर को ही किया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। जैसे कि इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ ने एक लेटर लिखा था अपने नेफ्यू को कि वो हॉर्स खरीदना चाहता है $30 और 15S में, ठीक है। और उसने इस लेटर में ये भी लिखा था कि अगर आपका लेटर मुझे नहीं मिला तो मैं मान लूँगा कि ये जो हॉर्स है वो मेरा हो गया है इतने ही पैसे में। तो नेफ्यू क्या किया, उसके लेटर का रिप्लाई नहीं किया और फिर वो अपने ऑक्शनर से बोलता है कि ये हॉर्स को जो है वो सेल मत करो। और फिर उसके बाद जो ऑक्शनर है वो गलती से हॉर्स को सेल कर देता है। तो जो पिटिशनर है वो फाइल कर देता है केस कोर्ट में और बोलता है कि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का इसने ब्रीच किया है, ठीक है। तो नेफ्यू बोलता है कि नेफ्यू ने कम्युनिकेट नहीं किया था अपना एक्सेप्टेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कोर्ट कहता है कि he had no right to complain of the sale। क्यों? क्योंकि acceptance must be made to offerer himself or his agent। The communication of acceptance to a stranger will not be valid communication। For example, in this case जो stranger था यानी कि ऑक्शनर था उसको बोला गया कि आप सेल मत करो, बट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो क्या बोलते हैं एजेंट को या फिर खुद उस ऑफरर को होना चाहिए और किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए।
अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें, उसमें ये बोलता है कम्युनिकेशन टू बी मेड बाय द एक्सेप्टर हिमसेल्फ। मतलब कि जो कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है वो एक्सेप्टर जो है वो खुद करे या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट करे जिसके पास अथॉरिटी हो। ठीक है, जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है एक्सेप्ट करने के लिए वो कम्युनिकेट करे चीज़ों को। अगर उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति कम्युनिकेट करता है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। केस ऑफ पॉवेल वर्सेस ली ये बताया गया कि जो बोर्ड ऑफ मैनेजर्स थे स्कूल के, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया एक हेड मास्टर अपॉइंट करने के लिए। तो उसमें कैंडिडेट ने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें किसी मैनेजर के किसी इंडिविजुअल मैनेजर ने उस व्यक्ति से बोल दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और फिर बाद में जो बोर्ड है उस चीज़ को रिस्किंड कर देता है और फिर क्या करता है प्लेंटिफ, वो केस दायर कर देता है कि हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बट ये मुझे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोर्ट हेल्ड करता है दैट देयर इज़ अ नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड बिकॉज अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ टू बी valid and must be by the offeree himself or by the authorized agent. A communication of acceptance from an unauthorized person is not valid. जो भी कम्युनिकेशन हो एक्सेप्टेंस का वो ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा होना चाहिए या उसके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा होना चाहिए। अगर वो किसी अन्य व्यक्ति या अनऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा होता है तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इस केस में यही बताया गया था। अगर हम बात करें कि मेयर साइलेंस जो है कि अगर मुझे कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी और हम उस चीज़ पे साइलेंट हैं, उसको डिनाइल नहीं कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मान लिया है उसका ऑफ़र। ठीक है, तो इस केस में जैसे कि जो फेल्ट हाउस वर्सेस बेंटली का केस था उसमें भी यही हुआ था कि जो उसका नेफ्यू था उसने उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं दिया था, वो साइलेंट था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया उसका ऑफ़र। ठीक है, तो ये इस केस से समझ में आ गया। और अब हम जानेंगे कि जब कम्युनिकेशन नेसेसरी नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्टेंस में कब, जब जनरल ऑफ़र है। इन द केस ऑफ हमने पढ़ा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का जो केस था स्मोक बॉल का, उसमें जो एक्सेप्टेंस हुआ वो कम्युनिकेट करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एसेंशियल की तरफ जो है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। जो कहता है सेक्शन 7 बात करता है कि प्रोवाइड दैट in order to convert proposal into promise the acceptance must be absolute and unqualified. Clause 2 be expressed in some usual and reasonable manner unless the prosperer prescribe the manner in which is to be accepted. नहीं मतलब है जो भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसका एक मैनर प्रिस्क्राइब होना चाहिए कि कैसे एक्सेप्टेंस होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, और रिजेक्शन होगा तो कब होगा, विद इन द रिजनेबल टाइम। ये सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको हम एक केस से समझेंगे। हाइड वर्सेस रेंच का केस था जिसमें कि डिफेंडेंट ने ऑफर किया टू सेल हिज फार्म टू द प्लेंटिफ ऑफ अबाउट $1,000। ठीक है, लेकिन जो डिफेंडेंट था उसने प्लेंटिफ था वो बोला कि मैं इसे ख़रीदूँगा $950 में। ठीक है, फिर वो बाद में एग्री हो जाता है $1,000 में ख़रीदने के लिए। ठीक है, बट जो डिफेंडेंट है उस टाइम वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं अब मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो प्लेंटिफ क्या करता है, वो केस दाखिल कर देता है और उसमें बोलता है कि इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो केस सूट फाइल कर दिया है कि कोर्ट में, और कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उसका सूट इस बेसिस पे कि ये जो हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, पहला जो हुआ उसने अपना एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं था उस चीज़ पे, बल्कि उस पर एक सेकंड ऑफ़र आ गया। तो जो सेकंड ऑफ़र आया था वो हो जाएगा काउंटर ऑफ़र। ठीक है, यहाँ से इस केस से आया कि काउंटर ऑफ़र होता क्या है। काउंटर ऑफ़र इज़ एन ऑफ़र टू एन ऑफ़र। ठीक है, कोई ऑफ़र हुआ उसके बाद एक और ऑफ़र आ गया तो वो काउंटर ऑफ़र हो गया। व्हेन प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड विदाउट एक्सेप्टिंग ऑल द कंडीशन, जैसे कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ विदाउट एक्सेप्टिंग दी ऑल द कंडीशन और कुछ चेंज किया गया उस कंडीशन में, तो वो हो जाएगा काउंटर ऑफर एंड इट डज़ नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। जैसे कि एक ऑफ़र आया, उसका एक प्रपोजल ना होके उसका सेकेंड ऑफ़र आ गया तो ये हो गया काउंटर ऑफ़र, बल्कि ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ।
आज मैं इस टॉपिक में एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस। प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस क्या होता है? अ प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस इज अ एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. It does not bind either party or offerer can revoke his offer. In the case of Union of India versus S. नारायण सिंह के केस में प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस के बारे में बात किया गया, जहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होगा वो एक हायर अथॉरिटी देती है और इसको जो ऑफरर है रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हर बार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।